नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जिस लेवल में बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखिए सिर्फ़ कंपनीज़ के ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ डेटा देखकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। डेटा के साथ-साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी देखना पड़ेगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई इंडिकेटर के हिसाब से काम नहीं करता। मैं हमेशा एज़ ए प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। तो प्राइस एक्शन आज देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मान के चलिए 100 अगर लोग ट्रेड करते हैं, तो 100 ट्रेड में अराउंड अराउंड जो लोग ट्रेड में सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बारे में बात करूँ, तो 100 अगर सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनमें से 95% ट्रेडर्स प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा, आप किसी भी बड़े कोई ट्रेडर्स है, कोई भी इन्वेस्टर है, मतलब इन्वेस्टर को छोड़िए ट्रेडर्स है, उसके वीडियोस आप देखेंगे तो वो प्राइस एक्शन ही आपको दिखाएगा। इंडिकेटर तो दिखाएगा, तो उसका ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करते हैं। तो मैं प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ, वो आपको सीखना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक सेल्स का जो रिपोर्ट कंपनी इस बार पब्लिश किया, वो आप देखेंगे तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार सेल्स क्या हुआ, डाउन हुआ। और पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का सेल डाउन हुआ। तो ऐसे क्या हुआ, लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स डाउन होता चला गया। क्योंकि पहली बात देखिए, ध्यान से देखेंगे, सेल्स डाउन कब से होना स्टार्ट हुआ, सितंबर मंथ के बाद, मतलब सितंबर क्वार्टर के बाद, जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसके बाद रिसेशन स्टार्ट हुआ यूएस मार्केट में, यूरोप मार्केट में। तब से लेकर ये जो सेल्स का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा कंटिन्यूसली गिरावट के माहौल में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो केमिकल्स का जो डिमांड है ग्लोबली मार्केट में, यूएस में, यूके में, यूरोप में, तो ये जगह पे क्या हुआ, जो डिमांड है वो डिमांड कम हो गया। और इस तरीके से डिमांड कम होने के कारण मेरे हिसाब से ये जो मतलब कंपनीज का जो डेटा है वो आपको इस तरीके से देखने को मिला है। सेल्स डाउन और एक्सपेंस भी कंपनी कुछ इस तरीके से किया, 400 करोड़ के आसपास। सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के देखिए प्रॉफिट जो हुआ 100 करोड़ के आसपास। पिछले बार 160 करोड़ था, उसके बाद 203 करोड़ बना, अभी बन चुके 100 करोड़ के आसपास। सॉरी। तो यहाँ पे कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूँ तो साल भर में देखिए आपको कुछ नजरिया कुछ अलग दिखेगा। तो करेंट जो सिनेरियो है, करेंट जो ईयर है, उस ईयर में भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा डाउन साइड में दिखा। तो कोई बात नहीं, ईयर तो खत्म होने दीजिए, तब इस डेटा को देखेंगे। उससे पहले देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला। तो देखिए बड़े ऑपरेटर, बड़े लोग क्या कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। पहले देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा है, सब कुछ जब अच्छा है तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। तो क्या बढ़ा रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी का कर्जा कंटिन्यूसली नेगेटिव मतलब कम होता जा रहा है, रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहा है, कंपनी का CWIP भी कंपनी के ऊपर कंटिन्यू ग्रोथ होता जा रहा है। तो जब हर पैरामीटर्स पॉजिटिव में है, तो उस कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एक चीज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर डिलीवरी किस तरीके से उठाया जा रहा है। आप देखेंगे लास्ट कुछ मतलब लास्ट मंथ से इस मंथ तक अगर देखा, तो जून से जुलाई मंथ तक देखा दूं, तो देखिए हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। इसका मतलब कंटिन्यूसली देखिए डिलीवरी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव में देखने को मिला और अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिला। 60%, 50%, 40%, 60% आसपास के डिलीवरी देखने को मिला। इसका मतलब हायर लेवल में बाइंग किया जा रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है कि ये डिलीवरी पब्लिक उठा रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं, ये डिलीवरी ऑपरेटर उठा रहा है। तो किस तरीके से डिलीवरी उठाएगा वो मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए जब एक एक में रेंज आपको बना के दिया था, और रेंज क्या था, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर जब कंफर्म हुआ, मतलब कंफर्म मतलब यहाँ पे ट्रेड कंफर्म नहीं हुआ, एक रेंज क्रिएट हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद अगर क्लोजिंग द नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ पे एंटी लेवल बनेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एंटी लेवल क्यों नहीं बना, दो बात है यहाँ पे, दो बात ध्यान से देखेंगे। तो कंपनी के जो रेंज है, कंपनी का जो रेंज है, वो रेंज किस तरीके से बन रहा है, वो रेंज अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी का जो, मैं इसको डिलीट करता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी देखिए जो रेंज है इसका प्रीवियस जो लेवल है, इस लेवल को वो टच किया और उसके बाद देखिए ऊपर गया। इसका मतलब मान के चलिए यहाँ पे कुछ बड़े ऑपरेटर को माल खरीदना है,
देखिए जब भी इस रेंज को टच करने के लिए आ रहा है, तभी बड़ा वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया। इसका मतलब वही रेंज के ऊपर आने के बाद ही बड़ा से बड़ा माल यहाँ पे उठा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस रेंज में बड़े ऑपरेटर खुद को माल खरीदना चाहते हैं। मान के चलिए उसको 5 लाख क्वांटिटी खरीदना है, तो मान के चलिए उसको 4 लाख की क्वांटिटी मिला, क्या वो 1 लाख छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर से वो बाइंग करना बंद कर देंगे तो शेयर नीचे आएगा, तो यहाँ पे फिर से आने के बाद वो फिर से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो एक ट्रेड जरूर लूंगा। जब इस रेंज के ऊपर कोई भी क्लोजिंग दे तो मैं एक शोल्डर कम होल्ड, हेड कम शोल्डर के जो पैटर्न्स बनता है उसके ऊपर मैं ट्रेड आपके साथ मेंशन करूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं है, फिलहाल के लिए इंतजार करना ही बेस्ट होगा, क्योंकि सबर का फल मीठा ही होता है। तो इसलिए सबर करिए, इंतजार करिए, पेशेंट के साथ बने रहिए, सब कुछ मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा मोटर्स। सबसे पहले देखिए टाटा मोटर्स का मैं डिलीवरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देखेंगे, लास्ट कुछ डेज में जैसे अगस्त मंथ में तो डिलीवरी जो है कुछ कुछ जगह पे पोर डिलीवरी देखने को मिला। सिर्फ एक दिन 10 अगस्त में कंपनी के ऊपर 70% का डिलीवरी है। बाकी जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो बहुत वीकनेस मुझे देखने को मिला। इसका मतलब लोग अभी खरीदने के लिए धीरे धीरे करके खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। क्यों कम खरीदारी किया जा रहा है? पहले तो अच्छा खासा खरीदारी होता था, यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स इंक्रीज किया जा रहा था। तो ऐसे क्या हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर डिलीवरी परसेंटेज कम हो गया। अगर कंपनी की एक चीज मैं आपको दिखा दूं कंपनी के पी रेशियो के बारे में, तो पी रेशियो ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे आ गया? 20 के आसपास। और कंपनी का करंट पी रेशियो कंपनी का कोविड के जो टाइम था और 2018 में जब कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था, उस टाइम में भी कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम लेवल में था। और कोविड के टाइम में कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे था? उसी रेंज के आसपास था। अगर मैं इसको चलो एक बार 3 साल के डेटा के हिसाब से दिखा दूं और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कोविड के टाइम में जो पी रेशियो लेवल था अभी भी उसी लेवल में कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी अभी मेरे हिसाब से एक अंडर वैल्यूड कंपनी के हिसाब से काम कर रहा है। इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि आज कंपनी के पी रेशियो कहाँ पे है? सिर्फ 18 के आसपास। और इसका मीडियम पी रेशियो कितना है? 80 के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी में सस्ते से सस्ते दाम में कंपनी आपको प्राइस दे रहा है। तो क्या इस टाइम में कंपनी को निवेश करना चाहिए? देखिए क्वार्टरली अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किया। प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी नेट प्रॉफिट जो 4,900 करोड़ का लॉस था उसको कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट किया 3,300 करोड़ के आसपास। तो जब प्रॉफिट पॉजिटिव में है, जो नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में आया, और वो भी देखा जाए तो दुगना से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट हुआ। दुगना क्यों कहूंगा? क्योंकि पहले 5,000 करोड़ का लॉस था, उससे डायरेक्टली 3,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो लॉस से अगर मैं प्रॉफिट तक देखूं तो दुगना प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे जनरेट किया। तो 2x प्रॉफिट जनरेट के कारण कंपनी के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है। तो वो किस तरीके से ट्रेंड बन रहा वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। ध्यान से देखेंगे कि कंपनी के ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना था, एक लॉन्ग चार्ट पैटर्न बना, वो मैं आपके साथ शेयर भी किया, क्योंकि इसका हायर लेवल में जो चार्ट पैटर्न बना था। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग का हेड, सॉरी एक हेड बना, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर बना। तो छोटा सा जो शोल्डर है वो मैं आपको मेंशन करूँ, उसको मैं आपको दिखा दूँ, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या छोटा सा एक शोल्डर बना, और उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे तो एंट्री ले लिया, और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे देखिए करेक्शन भी हो चुके हैं। तो मैं इसमें डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है और जिस तरीके से कंपनी का पी रेशियो है, तो उस हिसाब से हायर लेवल में जाने का चांसेस है। मेरा टारगेट जो है, मेरा टारगेट ऑब्वियसली 1139 के आसपास है। तो ये मेरा टारगेट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। आप इस टारगेट को टारगेट के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। मैं इस टारगेट इसीलिए दिया, मैं क्यों दिया मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कप विद जो हैंडल, सॉरी जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके हेड को मैंने मार्किंग किया, और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आया वो 89% का टारगेट है। तो ये टारगेट अगर मुझे 2 साल भी मिले तो कोई बात नहीं, मैं उतना दिन तक होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि 2 साल में भी मिले तो मुझे अराउंड 40 मतलब 44% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो 44% सालाना का रिटर्न कोई कम नहीं है। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। जिस कंपनी का चर्चा आज हर जगह पे हो रहा है, क्योंकि मदारसन सुमी एक पॉपुलर कंपनी है, उसी के ही एक सब्सिडरीज कंपनी था मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, उसको डीमर्ज किया गया, अलग किया गया। और जो आज स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, जिसका फायदा आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, वो मैं आपको एक चीज में बता दूं। मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, सर संवर्धना मदारसन सुमी
इंटरनेशनल लिमिटेड जो इसका मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ क्या मदर सनसुमी ऑरेंज के ऊपर निवेश करूँ? दोनों में किस में निवेश करूँ? देखिए, किस में निवेश करना है ये मेरे मतलब बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मगर एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आपको भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करिए, इसके ऊपर स्टडी जरूर करिए और इसके ऊपर कुछ डिसीजन लीजिए। मेरे ओपिनियन के हिसाब से मतलब मैं अगर डिसीजन लूंगा दोनों में, तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर लूंगा, क्योंकि पहली बात कंपनी बहुत छोटा है, उसका बड़ा होने का कैपेबिलिटी भी है। दूसरी बात, इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा और इसकी बिजनेस मॉडल्स जो है वो फ्यूचर में इस बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से वो कंपनी आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कंपनी के देखिए आरओसी आरओई बेस्ट है। हाँ, आप कह सकते हैं कंपनी का पी रेशो हाई है। कितना हाई है वो तो देखना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल हाई है, कंपनी का 43 के आसपास पी रेशो है और इसका मीडियम पी रेशो भी 53 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत हाई हो गया। कंपनी कोविड की मतलब कोविड के बाद ही तो कंपनी लिस्टिंग हुआ और कंपनी देखिए 2022 में 41 के पी रेशियो था, आज 50 के आसपास पी रेशियो है। तो ऐसे तो चलते रहते हैं, तो इसमें कोई पैनिक सिचुएशन नहीं करना है। कंपनी का परफॉर्मेंस तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस कंट्रोल हुआ और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है। सालाना कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा मेंटेन हुआ। हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफिट को रिप्रेजेंट किया। और कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कर्जा कम है, कंपनी का रिजर्व ज़्यादा है। हाँ, आप कहेंगे सर इस बार कम कर्जा क्यों ज़्यादा लिया गया? दो कारण के वजह से। पहली बात, सीडब्ल्यूआईपी में कुछ पैसा फंसे हुए है, मतलब पड़े हुए हैं। वो पैसा प्रोसेसिंग होने के बाद ही पैसा डायरेक्टली फिक्स एसेट में दिखेगा। और नेक्स्ट जो कारण है वो है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। कंपनी का 800 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ और वो भी किसका? ईवीज प्रोजेक्ट का। तो ईवीज प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 800 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे मतलब कंपनी ट्रेड मिला, प्रोजेक्ट मिला, जो प्रोजेक्ट कंपनी को करने के लिए 3 साल तक लग सकते हैं। तो इसका मतलब अगले 3 साल तक कंपनी का अगर कोई भी प्रोजेक्ट ना मिला तो भी कंपनी सस्टेन कर पाएंगे। तो क्या कंपनी चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हर कोई कंपनी चाहेंगे कि उसको लगातार प्रोजेक्ट मिलता जाए, तो उसके लिए वो उधारी लेकर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएसडीएस के पास तो होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास है, प्रोमोटर के पास भी है। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था कहाँ पे, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और टारगेट निकल के आ रहा था 15%। देखिए कितना शानदार तरीके से इजीली टारगेट अचीव हुआ, क्योंकि एंट्री लेवल यहाँ पे बना था, मैंने आपको मेंशन भी किया था। और टारगेट इजीली अचीव होने के पीछे दो कारण है। पहली बात, 200 डेज को ईएमए को ब्रेक किया और इसी तरीके से अचीव इसीलिए हुआ क्योंकि यही कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, जिसको रिटेस्ट करने के बाद एक बिग फॉल देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से उस रेंज को तो कभी ना कभी वो रिकवरी करेंगे, तो यहाँ पे रिकवरी कर चुके हैं। फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल नहीं है। इस हायर लेवल ब्रेकआउट होने के बाद कुछ अगर ट्रेड्स मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है ईएफसी। तो एक्चुअली ईएफसी आप गूगल में सर्च करेंगे तो शायद आपको कभी कभी ना भी मिले, तो आप बीएससी में जाकर इस कोड कोड को सर्च कर लेना 512008। तो ये इसका कोड है। तो एनएससी में लिस्टिंग नहीं है, बीएससी में लिस्टिंग कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, मगर धमाका परफॉर्मेंस कंपनी कर चुके हैं। 250 से कंपनी 1000 तक इसका जर्नी दिखाया। इसका मतलब 4 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। और इस देने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया स्प्लिट देने का। 18 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाला है और वो भी इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, 2 रुपया होने वाला है। इसका मतलब 10 से अगर 2 को डिवाइड करे तो निकल के आ रहा है 5। तो इसका मतलब एक के बदले आपको 5 शेयर कंपनी देने वाला है। आपके पास 100 शेयर है तो आपको मिल जाएगा 500 शेयर। तो उस हिसाब से प्राइस भी 5 टाइम एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो बाकी आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। ये टोटली जो वीडियो में आपके साथ शेयर किया हो वो टोटली मेरे खुद के ओपिनियन है, मेरे खुद का ट्रेड है, तो उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो बाकी आपका जो रिसर्च है उस हिसाब से काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, धन्यवाद।